हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे इस समय। ठीक है, क्योंकि अगर आप अस्वस्थ हो जाएंगे तो आपकी पढ़ाई जो है रुक जाएगी, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आप सभी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में विशेष ध्यान दें। और हम सभी ये हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण का अध्ययन हम सभी वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इनसे हम सभी एक एक टॉपिक को देख रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक था और हिंदी भाषा को हम सभी देख रहे हैं। जो वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक में जो तथ्य बताए गए हैं, जो भाषा के प्रति जो परिभाषा दी गई है ना, इनसे संबंधित जो भी है, जैसे भाषा का स्वरूप है, भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ, इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है और इसका महत्व किस तरह से है हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, है ना, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस जो है क्लास के माध्यम से सीखी है। और जो है और ये जो क्लास है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो या अन्य राज्य के टीजीटी पीजीटी हो। सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न जिस भी परीक्षा में बनते हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। और ये जो टॉपिक हम सभी पढ़ रहे हैं इनमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और ख़ास करके जब ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है तो यहाँ से प्रश्न सेम टू सेम उन्हीं शब्दों को उठा करके पूछ लिया जाता है, उन्हीं जो है सेंटेंस पूरा लाइन टू लाइन मतलब वाक्य को रख दिया जाता है। इनकी परिभाषाओं को उठा करके सीधा जो है एग्ज़ाम में रख दिया जाता है। तो इन्हें पढ़ना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे हम सभी देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा बीच में स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण क्लास जो है रुक गई थी, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, जिससे पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न ना हो। ठीक है, हम लोगों की निरंतरता बनी रहे, क्योंकि स्वास्थ्य एक बार बिगड़ जाने के बाद फिर 3-4 दिन का जो है समय चला जाता है और बहुत नुकसान होता है। आगे हम सभी देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हम सभी देखे थे जैसे भाषा की परिभाषा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना, शॉर्टकट में। भाषा की परिभाषा जैसा सभी जानते हैं कि मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को भाषा कहते हैं और ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। ये प्रश्न आया था परीक्षा में, ये संस्कृत के किस धातु से बना था? भाष धातु से बना है, संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ परिभाषाएँ देखी थी, है ना, जैसे कुछ परिभाषाएँ देखी थी भाषा से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी थी, जिनमें जो है इच्छा और मति, मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने वाले कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और दूसरी परिभाषा थी जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये समष्टि की बात हम लोगों ने एक शब्द लिया था, एक पॉइंट था कि समष्टि की बात कौन करता है? तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो भाषा की प्रकृति है ये जो है सागर की तरह चलती और बहती रहती है ना, मनुष्य जो है, और यह जो है यह एक सामाजिक शक्ति है, यह एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य इसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों संपत्ति है, ये परंपरागत और अर्जित दोनों प्रकार से है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे जो भाषा है, भाषा वाक्यों से बनती है और जो वाक्य है हमारा ये किससे बनता है? शब्दों से बनता है। और जो शब्द है हमारा, शब्द किससे बनता है? मूल ध्वनियों से बनता है। किससे बनता है? मूल ध्वनियों से बनता है। तो इतना हम याद रखेंगे। आगे हम लोगों ने देखा था कि भाषा के विविध रूप, तो भाषा के विविध रूपों में मैं शॉर्टकट में बताना चाह रही हूँ, 3 रूप हैं, 3 रूप थे। और 3 रूप में जैसे बोलियाँ हो गई, बोलियाँ, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा, है ना, राष्ट्रभाषा। और भाषा की उत्पत्ति के विषय में हम लोगों ने देखा था कि भाषा को जो है 3,500 वर्षों में जो है 3500 वर्षों के इतिहास को जो है
3500 वर्षों के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। 3 कालखंडों में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन आर्य भाषा। ठीक है, इसमें इसके आगे हम लोगों ने देखा था, ये हिंदी भाषा की उत्पत्ति के विषय में हो गया। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो है उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद किए गए हैं। कितने? 7 भेद। कितने? 7 भेद किए गए हैं। और इन 7 भेदों में शौरसेनी अपभ्रंश है ना, पैशाची अपभ्रंश, व्राचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, इन सभी से प्रश्न बनते हैं, ये पढ़ना जरूरी है। और आगे हम सभी देखते हैं, हम सभी फिर इसके बाद जो है इसके नामकरण पर आ गए थे। नामकरण के बाद जो है नामकरण के बाद इसके क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया था। क्षेत्र के साथ इसका क्या महत्व है हमारे राष्ट्र में, है ना। हिंदी एक जीवित और सशक्त भाषा है। इसने अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया है। इनकी पाचन शक्ति कमज़ोर नहीं है। हिंदी एक जीवित भाषा है, इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। हिंदी एक सरल भाषा है, जिसके कारण इसका व्यवहार देश के कोने कोने में हुआ है। ठीक है, और हिंदी की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, और इनकी विशेषताओं में जैसे हम लोगों ने देखा था, इनकी व्याकरणिक विशेषताओं को लेकर के देखा था हम लोगों ने कि क्रिया से अगर देखा था तो क्रिया से संबंधित इसमें दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, तिङन्त और कृदंत। और कृदंत जो है अधिक सरल मानी गई है, तो कृदंत क्रिया का प्रयोग जो है ज़्यादा किया गया है। इसके बाद हम लोगों ने विभक्तियों की चर्चा की थी। विभक्तियों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है, और इनके अपने सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब जो हम सभी आज से स्टार्ट करने चल रहे हैं, आज का जो क्लास है हमारा, ये विशेषण से है कि इनके अपनी विशेषण की विशेषता अलग होती है। ठीक है, अन्य की अपेक्षा अलग होती है। हम देखते हैं इसमें क्या है। हिंदी में विशेषण के रूप भी अत्यंत सरल हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी विशेषण पर विचार करते हुए लिखते हैं, हिंदी में विशेषण के साथ अलग विभक्ति लगाने का बखेड़ा भी नहीं है। विशेषण तो विशेष्य के रंग में डूबा हुआ होता है। विशेष्य की विभक्तियां ही विशेषण की विभक्तियां होती हैं। विशेष्य की विभक्तियां ही विशेषण की विभक्तियां होती हैं। तब फिर अलग विशेषण में विभक्तियां लगाने की झंझट नहीं होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से, चतुर लड़के ने लड़के से प्रश्न पूछा। जैसे विशेष्य जो होता है वो संज्ञा की भांति होता है। ठीक है, चतुर लड़के से प्रश्न पूछो, मूर्ख जनों को सचेत करो। जब वर्तमान विशेषण के रूप में आते हैं, जब सर्वनाम जो है विशेषण के रूप में आते हैं, तब वे इसी तरह निर्विभक्तिक होते हैं। इसका घर, उसका पेड़, किसकी स्त्री, किसका पति, इस प्रकार से। हिंदी के अव्यय के बारे में देखेंगे। इनके जो अव्यय हैं, हिंदी के कुछ अव्यय संस्कृत से आए हैं और कुछ अपने हैं, जो अपनी विशेषता लिए हुए हैं। हिंदी में जब तब, इधर उधर, जहाँ तहाँ आदि अव्यय अपने हैं। ठीक है, इनके स्थान पर संस्कृत के यदा कदा, इतस्ततः, यत्र तत्र इत्यादि अव्यय हिंदी में कम चलते हैं, लेकिन संस्कृत के कुछ अव्यय ऐसे हैं जो हिंदी में अधिक चलते हैं, जैसे यदि, कदाचित आदि। ठीक है, ये सभी किसके हैं? संस्कृत के हैं, लेकिन इनका प्राय प्रयोग किस में होता है? हिंदी में होता है। जब तब क्या है? अव्यय शब्द, इधर उधर, जहाँ तहाँ। आगे देखते हैं हम सभी, शब्द निर्माण की दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से विचार करें तो हम पाएंगे कि हिंदी जटिलता से सरलता की ओर सदा अग्रसर होती रही। किसकी तरफ? ये विशेषता में पूछ लिया जा सकता है ऑप्शन 4 ऑप्शन में दे करके कि हिंदी जटिलता से सरलता की ओर सदा अग्रसर होती रही। हिंदी जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती रही। सरलता से जटिलता की ओर इस तरह से घुमा के प्रश्न कर लिया जा सकता है। तो ये लाइन हम ध्यान रखेंगे कि हिंदी जो है जटिलता से सरलता की ओर सदा अग्रसर होती रही। संस्कृत, प्राकृत और हिंदी हम देखेंगे कैसे शब्द थे। जैसे संस्कृत में हमारा शब्द है एकादश। एकादश मतलब 10 1 11। ठीक है, 11। और प्राकृत में यही हो गया ए आरा। ठीक है, और हिंदी में हमारा क्या बन गया? 11। तो सरल हुआ कि नहीं हुआ?
धीरे धीरे एक कठिन से मतलब जटिलता से सरलता की तरफ आ गई। इसी प्रकार से कर्ण को हम देखेंगे, प्राकृत में कर्ण, फिर बन गया कान बन गया। कर्म हो गया कम, कम जो है किस भाषा में, प्राकृत में, और काम बन गया, सरलता की तरफ पहुंच गया हिंदी में। काम चतुर्थ, चौठ चौथा हो गया। दुग्ध दुध दूध हो गया, है ना, सरल होकर के। इसी तरह से अगर हम देखना चाहें आगे है हमारा मुक्त, मुक्ता, ये जो है बन गया किस भाषा में, प्राकृत, प्राकृत का है। और जब ये और सरल हुआ तो क्या बन गया, मोती बन गया हिंदी भाषा में। जिह्वा ये हमारा संस्कृत का है, जिह्वा ये प्राकृत में बना, फिर और सरल होते होते ये क्या बन गया हिंदी में, जीव बन गया। तो इस प्रकार से जो हमारी हिंदी है ये जटिलता से सरलता की ओर हमेशा अग्रसर रही है। व्याकरण की दृष्टि से हम ऊपर कह चुके हैं कि क्रियाओं, सर्वनामों, विशेषणों, विभक्तियों और अव्ययों के सामान्य प्रयोग में हिंदी ने कितनी सरलता से काम लिया है, कहीं भी संस्कृत की कठोरता और जटिलता नहीं आने दी है। स्पष्ट है कि हिंदी भाषा और व्याकरण की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे वह संसार की किसी भी सभ्य भाषा से किसी भी तरह कम विशिष्ट नहीं कही जा सकती। हिंदी की प्रकृति नहीं समझने के कारण ही तरह तरह के भ्रम फैले हैं, ठीक है। इसलिए हिंदी की प्रकृति को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसे समझ लेंगे तो फिर किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा, जैसा कि हम लोग पढ़ते समझते आ रहे हैं। तो इतना ये समझ में आ गया। आगे हम सभी देखते हैं हिंदी की प्रकृति। हिंदी की अपनी प्रकृति है, उसके कुछ दोष हमारे लिए गुण हैं और कुछ गुण दूसरों के लिए क्या बन गए हैं, दोष बन गए हैं। पर ऐसा सभी भाषाओं में होता है ना। यदि बंगाली सज्जन कहते हैं कि हिंदी में लिंग एक झंझट है, लिंग क्या है, एक झंझट है, तो दक्षिण वाले कहते हैं कि हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग बड़ा जटिल है। बहुत सुंदर बात यहाँ है, यहाँ देखिए आगे। इस तरह जितने मुँह उतनी बातें, है ना, ये तो सभी के साथ हैं, सभी के साथ होती हैं। प्रश्न यह है कि अगर सबकी बातें मान ली जाए तो हिंदी का अपना रह ही क्या जाएगा, कोई ना कोई कमी निकालने वाला तो रहेगा ही। फिर यह प्रश्न हिंदी के लिए ही क्यों, हिंदी वाले भी बंगला, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया यानी कि ओडिशा इत्यादि आधुनिक आर्य भाषाएं सीखते हैं और इन भाषाओं से अपना संबंध बनाकर हिंदी को समृद्ध करना चाहते हैं। लेकिन यह कभी नहीं कहते कि अमुक भाषा में यह बेकार है, जटिल है या अव्यवहारिक है आदि आदि। ये सारी बातें हिंदी वाले कभी नहीं कहते हैं। तो फिर बाहर वाले जो है क्यों ऐसा कहें कि हिंदी में ये चीज़ें क्या है, झंझट है, और कहीं विभक्तियों में जटिलता है तो कहीं लिंगों में झंझट है। इस प्रकार से प्रश्न ना किए जाएं। आगे है सुप्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने भी हिंदी भाषा और व्याकरण की त्रुटि दूर करने की राय दी थी और उसके व्याकरण को सरल से सरल बनाने का सुझाव दिया था। इन विविध प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के लिए हम 6-7 अगस्त 1949 को दिल्ली में अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद में एक बंगाली विद्वान श्री क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दिए गए भाषण का कुछ अंश यहाँ उद्धृत करते हैं। उक्त अवसर पर श्री चट्टोपाध्याय ने कहा था कि संसार की कोई भी भाषा, ये ध्यान देंगे, संसार की कोई भी भाषा नहीं है जिसकी कोई अपनी विशेषता ना हो। उसकी यह विशेषता ही अन्य भाषा भाषियों के लिए उलझन बन जाती है। हमारी बंगला भाषा में ही ऐसा चीज़ है जो अन्य भाषा भाषियों के लिए कठिन समस्याएं हैं। वे लोग इन बारीकियों को समझे बिना जब बंगला भाषा लिखते बोलते हैं तब हम लोगों को हंसी आती है। वस्तुतः हिंदी बहुत सरल भाषा है, बिना पढ़े सीखे और काम चलाऊं हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। ऐसी काम चलाऊ भाषा तो साधारण होगी ही जिसमें लिंग संबंधी तथा अन्य गलतियां भी होंगी, पर काम सबका चल जाता है। हमारी भाषा एक ऐसी भाषा है कि अगर कोई बहुत अच्छे ढंग से ना पढ़े फिर भी उसका काम चल जाता है, परंतु उत्तम टकसाली हिंदी लिखने बोलने के लिए तो हिंदी पढ़नी सीखनी होगी ही। बिल्कुल सही है। यदि हिंदी पढ़ने सीखने में 2 वर्ष भी अच्छी तरह लगाए जाएँ तो किसी भी हिंदी भाषी के सामने कोई भी कठिनाई नहीं रहेगी। काफ़ी कुछ सीखा हम लोगों ने, है ना, काफ़ी कुछ बातें सीखी हम लोगों ने। आगे देखते हैं। भाषा एक प्रवाह है। भाषा एक प्रवाह होता है, उसके
उस नैसर्गिक प्रवाह को रोकना या उल्टा मोड़ना उचित नहीं है। इस तरह यदि कोई कृत्रिम भाषा बनाई जाएगी तो वह जनता से दूर जा पड़ेगी, है ना। जो कोई कृत्रिम भाषा अगर बनाएंगे तो वो जनता से क्या होगी, दूर होगी। इसीलिए अपनी सुविधा के लिए भाषा में वैसा कोई मौलिक उलटफेर करना उचित नहीं है। हाँ, विभिन्न प्रांतों के लोग चाहे जैसी हिंदी लिख बोल सकते हैं, फिर जो रूप स्वतः ग्राह्य हो जाए, जिसे अधिकांश जनता नैसर्गिक रूप में स्वीकार कर लेगी, वह स्थिर हो जाएगा। सच तो यह है कि हर भाषा के बोलने और लिखने का अपना एक अलग और निराला ढंग होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम हिंदी वाले एक ढंग से कहते हैं, उर्दू वाले कुछ दूसरे ढंग से और अंग्रेजी वाले किसी तीसरे ढंग से कहते हैं। यही बात बंगला, मराठी, गुजराती इत्यादि भाषाओं में किसी और ढंग से कही जाती है। ठीक है, सबके कहने का ढंग जो है वो अलग अलग है। भाषा का यह ढंग ही उसका रूप शुद्ध रखता है और यही उसके अच्छे होने की सबसे अच्छी पहचान या कसौटी है ना। आगे हम सभी देखेंगे, थोड़ा ही है बहुत, हाँ अभी एक पेज है। मानक पर निष्ठित हिंदी के विषय में हम सभी देख लेते हैं। अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि हिंदी का मानक रूप क्या है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि हिंदी का मानक रूप क्या है, इसका आधार और मूल स्रोत क्या है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियों में एक खड़ी बोली से हिंदी का सीधा संबंध है। किससे? खड़ी बोली से। यह खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। अपने ठेठ रूप में यह रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला जिलों में बोली जाती है। यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है और बनेगा भी आगे चल के। इनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी गई है। कहाँ की खड़ी बोली? मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी गई है। सच यह है कि पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली का साहित्यिक या मानक रूप आज सारे देश में प्रचलित है, लेकिन वर्तमान अवस्था तक पहुंचने में उसे परिष्कार, संशोधन और समन्वय की अनेक स्थितियों से गुजरना पड़ा है। 19वीं शताब्दी से आज तक विगत 150-200 वर्षों में खड़ी बोली का जो परिष्कार, परिशोधन और संस्कार हुआ है, वह मेरठ, दिल्ली और आगरा में बोली जाने वाली खड़ी बोली से काफ़ी भिन्न हो गई है। कुछ उदाहरण देकर के इस अंतर को स्पष्ट कर उसका मानक रूप स्थिर किया जा सकता है। हम देखते हैं इनके उदाहरणों को। जैसे मानक खड़ी बोली में द्वित्व ध्वनियों की प्रधानता नहीं होती है, द्वित्व ध्वनियों की प्रधानता नहीं होती है, किंतु मेरठी अथवा पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में द्वित्व ध्वनियों का उच्चारण आज भी वहाँ के सामान्य लोग करते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी और मानक हिंदी, जैसे गड्डी है ना, तो गाड़ी। अभी बताया गया, हम लोगों ने पढ़ा कि मानक खड़ी बोली में द्वित्व ध्वनियों की प्रधानता नहीं होती है, लेकिन जो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली है यहाँ द्वित्व ध्वनियों की प्रधानता होती है। तो जैसे गड्डी है ना, इसमें है, और ये गाड़ी हो गया, है ना, इसमें द्वित्व ध्वनियाँ हैं। जैसे गड्डी हो गया, धोती हो गया, धोती इसमें मानक शब्द है। बेटी है ना, बेटी मानक शब्द है बना। और पश्चिमी हिंदी में जैसे इसी तरह से राड़ी, रानी हो गया, देखा और देखा बन गया मानक रूप। जाता, जाता और रोटी, रोटी का रोटी हो गया मानक रूप, है ना। इसमें द्वितीय व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, मानक में पश्चिमी हिंदी में होता है। आगे हम सभी देखेंगे पश्चिमी हिंदी और मानक खड़ी बोली हिंदी की क्रिया रचना में भी अंतर है। जैसे क्रिया रचना को देखते हैं। वर्तमान काल में पश्चिमी हिंदी की जो क्रिया होती चले हैं, है ना, लेकिन मानक में चलता है, ठीक है। और चालू है, चलता हूँ, चालू हूँ, क्षमा चाहूँगी, चलू हूँ, है ना, लिखा है चलू हूँ, तो चलता हूँ। और मारू था, मारता था। इस तरह से ये हमारी क्या है, मानक हिंदी है, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे भूतकाल में पश्चिमी हिंदी। भूतकाल में भी अंतर होता है। जैसे चल्या है ना, तो मानक हिंदी में चला प्रयोग किया जाएगा। लिख्या पश्चिमी हिंदी में, तो मानक हिंदी में लिखा। और उठ्या का उठा। कारक रचना की दृष्टि से भी दोनों में अंतर पाया जाता है। जैसे कर्ता ने ये तो मानक है, कर्ता ने कर्म को, हम लोग तो ये सब पढ़ते ही हैं, है ना, ये मानक है। और लेकिन अगर पश्चिमी में इसी का प्रयोग देखेंगे तो नय, ड़य, कर्म, यहाँ जैसे को है तो का और नय, इस तरह से प्रयोग होता है। तो कारक रचना की दृष्टि से भी अंतर है और क्रिया रचना की दृष्टि से भी अंतर को हम लोगों ने देखा। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि द्वितीय व्यंजन
ध्वनियों की प्रधानता मानक हिंदी में नहीं होती है, पश्चिमी हिंदी में होती है। इस तरह से उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने समझा। अब अगला देखेंगे, अगला थोड़ा सा है, देखेंगे करण कारक जैसे, है ना, करण के लिए कारक तो पढ़ना ही है। करण कारक है जैसे, तो इसमें जैसे से हम लोग केवल से पढ़ते हैं ना, से के द्वारा, है ना। इसमें से या मुँह, संप्रदान कूड़े ने, है ना, हम लोग पढ़ते हैं के लिए, मतलब मानक में के लिए। अपादान से सु, और इसके लिए से अलग होने के अर्थ में, मतलब अपादान ये मानक हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अधिकरण पै ऊपर, है ना, में पर ऊपर, इस तरह से ऊपर द्वितीय व्यंजन, ठीक है। ये क्या है, पश्चिमी हिंदी। आगे हम सभी देखते हैं सर्वनामों में, देखते हैं जैसे सर्वनामों के प्रयोग में भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। जैसे मुझ होगा और हमारा का म्यारा, है ना, ये पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है। क्रिया विशेषणों में भी उच्चारणगत अंतर देखते हैं। जैसे अब को इब होता है और अभी का इभी, और ऐसे हाँ का हाँ, जहाँ का जहाँ, क्यों का क्यों, इस तरह से। और मानक हिंदी के इन स्त्रीलिंग प्रत्यय के स्थान पर पश्चिमी हिंदी में अन का अण हो जाएगा। प्रत्यय लगाते हैं, जैसे चरित, जैसे अगर देखें हैं तो चमारिन का चमारण, है ना, अण प्रत्यय लगाते हैं। और धोबिन का धोबण, इस तरह से। ये पश्चिमी हिंदी की विशेषताओं के बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं। आगे हम सभी देखेंगे, उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित मानक हिंदी का स्वरूप स्वतंत्र हो गया और मेरठी हिंदी से वह कहीं अधिक परिष्कृत भी हो गई। अतएव आचार्य वाजपेयी का यह कथन सही है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का लेखक मेरठ की खड़ी बोली का एकमात्र अनुसरण नहीं कर सकता। मानक हिंदी ने देसी विदेशी अनेक शब्दों को ग्रहण करके और अपने परिवार की अनेक बोलियों, अन्य भाषाओं के प्रभावकारी तत्वों और शक्तियों को मिलाकर के एक ऐसी परिष्कृत खड़ी बोली का शानदार रूप गठित किया है जो आज राष्ट्रभाषा का गौरव बन गई है। आज राष्ट्रभाषा का गौरव बन गई है। आधुनिक हिंदी व्याकरण उसी परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रतीक है। इसने पश्चिमी हिंदी की मर्दांगनी और पूर्वी हिंदी की मधुरता का सुंदर समन्वय है। किसमें? हमारी हिंदी खड़ी बोली में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से अध्याय 1 को कंप्लीट किया, है ना। अध्याय 1 को कंप्लीट किया। 3 क्लास इसके पहले हो चुकी है, ये चौथा क्लास है। चौथे क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया। और अगर आप प्रतियोगी हैं, परीक्षार्थी हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आप स्वयं समझ गए होंगे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। जितना हम लोगों ने पढ़ा, इसमें से जो है हम लोगों के लिए जो लाभदायक चीज़ें थी वो हम लोगों ने अपने अंदर समाहित किया। और आगे हम सभी लोग जो है आज की क्लास ये यहीं समाप्त होती है। फिर हम सभी जो है उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा हमारा जो है वर्ण विचार से संबंधित। फिर जब भी हम उपस्थित होंगे तो वर्ण विचार से संबंधित, और वर्ण विचार के कई प्रश्न परीक्षा में आते हैं। 3-4 प्रश्न तो ज़रूर ही कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और ना वर्ण विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्वनि के अंतर्गत हम सभी पढ़ेंगे, वर्ण का स्वरूप पढ़ेंगे, और हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। स्वर और व्यंजन के बारे में, व्यंजन के बारे में, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, पंचमाक्षर और अनुस्वार, वर्णों का उच्चारण स्थान, बलाघात, है ना, संगम, अनुतान और सामान्य नियम संधि के देखेंगे, और उच्चारण की विशेष अशुद्धियाँ और उनका निदान, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत से उच्चारण हैं जो हम लोग क्या करते हैं, अशुद्ध करते हैं। साथ साथ इसे भी हम सभी सीखते और सुधार करते हुए चलेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये थोड़ी भी उपयोगी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कुछ मित्रों के पास भेज दीजिए। और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखिए। आज की क्लास यही है, फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।